हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। 5 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए। छठा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और 6 चैप्टर में द सोल एंड द नेचर ऑफ इट्स परसेप्शन। तो आत्मा के बारे में ये चैप्टर में बात होगी। हमने काफी अभ्यास किया है आत्मा को लेकर। शायद मैं ये चैप्टर थोड़ा स्पीडीली पढूं, देखते हैं क्या देते हैं वो। और नेचर ऑफ इट्स परसेप्शन मतलब आत्मा को कैसे जान सकते हैं। हाउ कैन वी परसीव द सोल इज द हेडिंग दैट ही हैज गिवन। सेशन जब ये 526 सेशन था, 4 मई 1970, 10 p.m. मंडे, सोमवार के दिन रात को 10 बजे शुरू हुआ। The session began late this evening because of my own distractions with painting. I worked late and needed a short rest. Jane felt well. Her pace was quite rapid, as fast as it's been, I believe, since it started this his book. Jane's manner was easy and relaxed, her voice average, and her eyes closed again. आत्मा का विषय आया तो बहुत आराम से। जो जिनको आत्मा साक्षात्कार हुआ है वो बहुत आराम से बात करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो गया। मैं अपने पेंटिंग्स में थोड़ा व्यस्त हो गया था। लेकिन जेन आज तक के जितने रिकॉर्डिंग्स हुए हैं, सबसे जितने ट्रांसलेशंस हुए हैं, सबसे अधिक स्पीड से बात उसने इस वाले सेशन में की है। गुड इवनिंग शेत। नाउ वी विल हैव अ शॉर्ट सेशन एंड begin to dictate the next chapter. With the little background given so far, we can at least begin to discuss the subject of this book. अभी तक जो भी मैंने बताया, ये सब कुछ बैकग्राउंड था। अब ये बैकग्राउंड जब मैंने एस्टेब्लिश कर लिया है, तो ये इस किताब का जो मुख्य विषय है, उस विषय के बारे में बात करेंगे। द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, किताब का नाम ही है ना, शेट स्पीक्स द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल। तो उसके बाद की आत्मा है, सच में है, और आत्मा अनंत है, और आत्मा यथार्थ है, और आत्मा का होना ये एक सत्य है। इवन व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग अदर इश्यूज, वी विल बी ट्राइंग टू इलस्ट्रेट द मल्टीडाइमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस इनर सेल्फ। तो आत्मा को लगकर जो भी चीजें आती है, वो चीजें देखते हुए भी आत्मा अंदर एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो अंतर्मन है, या पेज लिंक है ना। अंतर जो है ना, उसको उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। There are many misconceptions connected with it, and first of all we shall try to dismiss these. तो सबसे पहले तो आत्मा को लेकर बहुत सारे गैर समझ है। पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सोल इज नॉट समथिंग दैट यू हैव। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है। इट इज वॉट यू आर। आत्मा आप है। ओके। कॉन्शियसनेस जो है, ये हम ऑलरेडी है। आई यूजुअली यूज द टर्म एंटिटी इन प्रेफरेंस टू द टर्म सोल। सोल या आत्मा ये शब्द मुझे यूज करने के बदलाए मैं जनरली एंटिटी कहता हूँ। और पहले ही लेक्चर में स्मिता जी ने समझा दिया था एंटिटी का मतलब क्या होता है। वो जो अनेक अस्तित्व जो लिए है, सब कुल मिला के ये। Okay, all the different experiences, all the different lives, all the selves that you have experienced, all together will be called as an entity. And he says, I prefer the term entity instead of the term soul, simply because those particular misconceptions are not so connected with the word entity, and its connotations are less religious in an organizational sense. आत्मा बोला तो धर्म की बात करते हैं। लाइक क्रिश्चियनिटी मानती है वी ऑल हैव अ स्पिरिट, राइट। तो ये आत्मा या स्पिरिट, इन शब्दों से धर्म भी बीच में आ जाता है। तो वो कहते हैं वो जो गैर समझ है आत्मा को लेकर, उसको दूर करने के लिए मुझे ये एंटिटी शब्द ज्यादा पसंद है। द ट्रबल इज दैट यू फ्रीक्वेंटली कंसिडर द सोल और एंटिटी एज अ फिनिश्ड static thing that belongs to you but is not you.
हम हमेशा सोचते हैं मेरी आत्मा जो मेरा है, मेरा आत्मा जो मेरा है, मतलब वो एक कोई चीज है जैसे कि जो तुम्हारे पास है, पर मैं आत्मा नहीं हूं, ये महसूस नहीं होता हमें। द सोल और एंटिटी, इन अदर वर्ड्स, योर मोस्ट इंटीमेट पावरफुल इनर आइडेंटिटी इज एंड मस्ट बी फॉर एवर चेंजिंग। और फिर हमें लगता है कि ये जो आत्मा है ये बदलता रहता है इस जन्म, अगले जन्म, वगैरह वगैरह। इट इज नॉट देयरफॉर समथिंग लाइक अ चेरिस्ड हेलूम, इट इज अलाइव, रेस्पॉन्सिव एंड क्यूरियस। तो आत्मा जो है ना, ये सजीव है, ये प्रतिकार देता है, इसे सब चीजें जानने की उत्सुकता होती है, क्यूरियस होता है ये। हम भी कहते हैं आत्मा को, और एक शब्द हम कौन सा यूज करते हैं? दृष्टा। और अगर हम त्रिपुरा रहस्य को भी अगर हम रेफर करें, तो वहां पे क्या कहा जाता है कि जो भी सारे हमारे इंद्रिय है, या हमारा मन है, या हमारी बुद्धि है, ये जो भी कुछ करता है आत्मा के लिए करता है। एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड टू द सोल। अनुभव जो है वो आत्मा के लिए लिया जाता है, ऐसा हम मानते हैं। इट फॉर्म्स द फ्लेश एंड द वर्ल्ड दैट यू नो, एंड इट इज इन अ स्टेट ऑफ बिकमिंग। और ये आत्मा जैसे कि बन रहा है, ये दुनिया भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। नाउ in the three-dimensional reality in which your ego has its main focus, becomes becoming presupposes arrival or a destination, and ending to that which has been in a state of becoming. अगर हम कहते हैं कि मेरा आत्मा अब जाग रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वो सोया था, अब उठा है, आगे जाके फिर सो सकता है, राइट? ऐसा अर्थ उसका निकलता है। तो मेरा आत्मा बना, जो बना है वो खत्म भी हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से हमारे दिमाग में हम उसे देखते हैं। बट द सोल और एंटिटी हैज इट्स एग्जिस्टेंस बेसिकली इन अदर डायमेंशंस, एंड इन दीज fulfillment is not dependent upon arrivals at any points, spiritual or otherwise. आत्मा कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, आत्मा बदलता नहीं, आत्मा बनता नहीं। तो ये सारे गैर समझ है। द सोल और द एंटिटी इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स और लर्निंग एंड ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज टू डू विद सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रादर देन विद टाइम एंड स्पेस। देखो, आत्मा जो है ये सर्वव्यापी है, और आत्मा जो है ये हर पल वो विस्तारित हो सकता है। मतलब हमारा कॉन्शियसनेस जो है ये विस्तारित एक्सपैंड हो सकता है, और नई नई चीजें, ये सब्जेक्टिव अनुभव जो है वो ले सकता है। यहाँ पे टाइम और स्पेस, ये आत्मा की जर्नी में किधर भी टाइम और स्पेस नहीं होते। अभी हमारा आत्मा हमारे इस शरीर में है, हम ऐसा मानते हैं। कल ये शरीर गिर जाएगा, दूसरा शरीर जो आएगा उसमें वही आत्मा होगा। ये हम मानते हैं। दिस इज नॉट नियरली एज मिस्टीरियस एज इट माइट साउंड। ईच ऑफ माई रीडर्स प्ले अ गेम इन विच द egotistical conscious self pretends to not to know what the whole self definitely does know. Since the ego is definitely a part of the whole self, then it must necessarily be basically aware of such knowledge. अब हम कहते हैं ना, हमारा अहंकार जो है उसकी हमारी बहुत अच्छी पहचान है, उसकी हमारी बहुत दोस्ती है। हम अहंकार को बहुत प्यार करते हैं। हम जो है, हमसे हमें बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो हम अहंकार को हम जानते हैं, आत्मा हमें महसूस नहीं होता। यहाँ पे शेठ एक अलग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्मा का ही सारे सब हिस्से है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सारे, और बाकी सारे इंद्रिय वगैरह वगैरह, शरीर विरीर सब कुछ, ये आत्मा से का के ही है। दे बिलोंग। आत्मा हमारा मालिक है, इस घर का छत है, इस घर का की दीवारें है, सब कुछ वो मालिक है, उसका है, वो जानते हैं, राइट?
उनका कहना है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अहंकार को भी आत्म का ज्ञान है और होता है, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है और इसलिए उसे भी अहंकार को पता होता है। लेकिन एक खेल खेला जा रहा है, जैसे कि since the ego is definitely a part of the whole self, then it must necessarily be basically aware of such knowledge in its intense focus in physical reality. However, it pretends not to know until it feels able to utilize the information in physical terms. तो अहंकार क्या करता है? वो बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा एकाग्र है, इतना ज्यादा फोकस्ड है कि वो प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता। आत्मा को वो पहचान सिर्फ तब देता है अगर आत्मा के ज्ञान का या अस्तित्व का जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, ये वो भौतिक दुनिया में उसका उपयोग कर सके। समझा? तो ईगो हर चीज को यूज करता है। उसको सोल का नॉलेज है, लेकिन वो सोल के नॉलेज को पूरी तरह से इग्नोर करता है। कब तक? जब तक किसी पॉइंट पे उसे लगे कि अगर मुझे, मैं ये जो सोल है मेरा, इसकी इंफॉर्मेशन मैं भौतिक जगत में, फिजिकल रियलिटी में इसका मैं यूज कर सकूं। You do have access to the inner self, therefore. You are hardly cut off from your own cell or entity. इसका मतलब ये भी हुआ, हमारा अहंकार हमारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो अहंकार के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से हम आत्मा को आराम से, आत्मा तक हम पहुंच सकते हैं, वो कह रहे। ओके, आप आत्मा से कुछ कटे हुए अलग व्यक्तिमत्व नहीं हो। द ईगो प्रिफर्स टू कंसिडर इट सेल्फ द कैप्टन टू द हेल्म, सो टू स्पीक, सिंस इट इज द ईगो हु मोस्ट डायरेक्टली डील्स विद द समटाइम्स tumultuous seas of physical reality, and it does not have to want to be distracted from its task. लेकिन ईगो जो है ना, वो मालिक खुद को दिखाना चाहता है कि ये जो एंटिटी है, इसका मैं मालिक हूं। हमारा अहंकार हमेशा कैप्टन रहना चाहता है कि जो इस, और सही भी है वो कहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में कभी कभी तूफान आते हैं, और जब तूफान आते हैं तब किसी ना किसी को तो उस नाव को चलाना होगा और इन चीजों का सामना करना होगा। तो अहंकार को सब चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अहंकार चाहता है कि वही मालिक बनकर रहे। हाँ, उसको ये करना है, और उसको जो वो बाहर की दुनिया में जिस तरह से वो उसको हर चीज का सामना करना पड़ता है, तो वो अ, उस बात से उसको विचलित नहीं होना, उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो जो ईगो, हमारा कहने की बात ये है यहाँ पे, आई थिंक वो ये कहना चाहते हैं कि जो ईगो बाहर की दुनिया हमें दिखाता है, वही ईगो हमारा अंदर की दुनिया भी हमें दिखा सकता है। क्योंकि ईगो दोनों दुनियाओं को पहचानता है, लेकिन बाहर की दुनिया ईगो के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज का सामना वो करता है, और इसलिए वो अंदर की दुनिया को नजरअंदाज करता है। Channels, psychological and psychic, always exist, sending communications back and forth through the various levels of the self, and the ego accepts necessary information and data from the inner portions of the personality without question. तो हमारी मन, हमारा बुद्धि, हमारे अंतर ज्ञानेंद्रिय जो है, ये सब आत्मज्ञान लेते हैं, अहंकार को देते हैं। अहंकार को जो काम की चीजें है, वो सब वो लेता है। जैसे हमारा इंट्यूशंस, तो वो अहंकार इंट्यूशंस को मान लेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में फिर उसको कार्यरत रहना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए वो सुनेगा। तो ये अहंकार करता है।
जो काम की बातें हैं वो सारी सुनता है और बाकी सब चीजों को वो इग्नोर करता है. Its position, in fact, depends in a large manner upon this unquestioning acceptance of the inner data. The ego, in other words, the exterior self that you think of as yourself, that portion of you maintains its safety and its seeming command precisely because inner layers of your own personality constantly uphold it, keep the physical body operating, and maintain communications with the multitudinous stimuli that come both from outside conditions and inside conditions. तो ये बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, हमारा ईगो यानी हम, जिसको हम समझते हैं, यानी हमारा व्यक्तिमत्व, हमारी पर्सनालिटी, ये ईगो खुद को इंचार्ज मानता है. ईगो के पास जैसे बाहर से इंफॉर्मेशन आती है वैसे अंदर से भी इंफॉर्मेशन आती है. जो इस दुनिया की दुनियादारी में काम की इंफॉर्मेशन है, चाहे अंदर से आई हुई हो, वो स्वीकार करता है. जो काम की नहीं है उसको वो डिस्कार्ड कर देता है, उसको वो छोड़ देता है. क्यों ऐसा वो करता है? क्योंकि वो खुद की जगह, अपनी गद्दी वो कायम रखना चाहता है. मैं कैप्टन हूं, मैं कैप्टन रहूंगा, ये वो चाहता है. और तो इस काम में मन, बुद्धि हमारी जो है अंतःकरण चतुष्ट से, अगर हम मन, बुद्धि और चित्त को ले ले, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चार में से बाकी के जो तीन है ना, वो हमारे अहंकार को सपोर्ट देते हैं. वो हमारे अहंकार की पोजीशन बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. ऐसा यहाँ पे वो कह रहे हैं. The soul or entity is not diminished, but expanded through incarnations, reincarnations, through existence and experience in probable realities, something that I will explain later. उनका ये कहना है आत्मा विकसित होता है. उनका ये कहना है कि जितने अनुभव अलग अलग दुनिया में, अलग अलग अस्तित्व में जितने अनुभव इकट्ठा होते हैं, उससे हमारा आत्मा विकसित होता है, एक्सपैंड होता है. ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं. हाँ, अगर हमने हमारे भारतीय तत्व ज्ञान में, इंडियन फिलोसॉफी के अनुसार आपकी समझ कुछ अलग है तो कोई बात नहीं, इनका दृष्टिकोण भी हम समझ के लेने की कोशिश करेंगे. ओके. सो वो कह रहे इसके बारे में, ये जो सोल एक्सपेंशन जो है, इसके बारे में मैं बाद में और गहराई में समझाऊंगा. It is only because you have a highly limited conception of your own entity that you insist upon it being almost sterile in its singularity. हम कहते हैं ना आत्मा तो कुछ करता नहीं, आत्मा तो बस दृष्टा है, वो तो सिर्फ देखता है, वो तो सिर्फ विटनेस है. और आत्मा एक है, मेरा एक आत्मा, आपका एक आत्मा, हर एक का आत्मा एक है, और वो निष्क्रिय है, ये हम कहते हैं. तो इस बात को यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं, ये इसलिए आपको लगता है क्योंकि आपके खुद को लेकर, मैं कौन हूं, हु एम आई, इस सवाल को लेकर अपनी ही समझ जो है तुम्हारी, वो बहुत सीमित है, वो बहुत लिमिटेड है. योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ इज वेरी लिमिटेड एंड देयरफॉर यू थिंक दैट इट इज स्टराइल, उसको कोई गुण धर्म नहीं है, वो कुछ करता नहीं, वगैरह वगैरह. There are millions of cells within your body, but you call your body a unit and consider it your own. देखो, अब आपका शरीर जो है वो करोड़ों पेशियों से बना हुआ है, लेकिन क्या आपके शरीर की पहचान आप उसके अलग अलग हिस्सों से करते हो? नहीं. पूरे शरीर जो करोड़ों पेशियों से बना है, पूरा शरीर जिसके अनेक हिस्से हैं, लेकिन आप उसको एक शरीर ऐसा ही मानते हो, वन यूनिट, राइट? अलग अलग नहीं बोलते हम. You do form it from the inside out, and yet you form it from living substance, and some each smallest particle
हैज इट ओन लिविंग कॉन्शियसनेस। देखो, इस शरीर को आप ही बनाते हो, आपके अंदर से आप जो आहार लेते हो, उस आहार से अपना ही शरीर आप बनाते जाते हो। फिर भी अगर देखा जाए, शरीर का एक एक हिस्सा सजीव है, उसको अपना अपना जीव है। सो आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, each and every cell has its own consciousness, which we call as cellular consciousness or cell consciousness. बराबर है, right? So there are clumps of matter, and in that respect there are clumps of consciousness, each individual with their own destiny and abilities and potentials. लेकिन अनेक पेशी इकट्ठा होकर एक इंद्रिय बनता है, बराबर है, एक ऑर्गन बनता है। तो हर एक की अपनी अपनी अम, अपना, तो वैसे ही हम भी अनेक कॉन्शियसनेसेस है, लेकिन मनुष्य कॉन्शियसनेस, प्लांट कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस, ऐसे हम एकत्रित पकड़ते हैं कि नहीं? हम्म? आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य। वी आर वॉट, वी आर ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो जैसे शरीर के अलग अलग हिस्से नहीं होता, एक शरीर होता है, तो मनुष्य का चित्त यानी एक शरीर बना, या सारे प्लांट्स का जो है, सो प्लांट कॉन्शियसनेस कह लो, सेल्यूलर कॉन्शियसनेस कह लो, एनिमल कॉन्शियसनेस कह लो, ये एक क्लम्प बनता है। लेकिन हर एक की अपना अपना एक नसीब होता है, अपनी अपनी एक क्षमता होती है, अपने अपना एक पोटेंशियल होती है, यानी संभावना होती है। There are no limitations to your own entity. Therefore, how can your entity or soul have boundaries? For boundaries would enclose it and deny it freedom. So, वो कह रहे आपका जो आत्मा है, इसे किसी भी प्रकार की बाउंड्री नहीं है, इसे किसी भी प्रकार की सीमा नहीं है, ये अनंत है। ओके, अगर हम कहेंगे कि मेरा आत्मा इस शरीर के अंदर बंदिस्त है, अगर हमने ये कहा, तो इसको फिर हमें जो मुक्ति है, वो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो मुक्त नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। Okay. Often it seems that the soul is thought of as a precious stone to be finally presented as a gift to God, or considered as some women used to consider their virginity something highly prized that must be lost, the losing of it being signified as a fine gift to the receiver. All right. तो नेवर माइंड द एग्जाम्पल ही इज गिविंग ओवर हियर। लेकिन वो यहाँ पे वो कह रहे हैं, हम क्या समझते हैं? अब देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, एक बात थोड़ी सी ध्यान में लेनी है कि ये वेस्टर्न अपब्रिंगिंग और वेस्टर्न साइकोलॉजी के जेन रॉबर्ट्स जो है, वो उधर वेस्टर्न नॉलेज उनके पास है, वहां पे संकल्पनाएं अलग है, हमारे यहाँ संकल्पनाएं अलग है। तो उतना थोड़ा सा कंसेशन आपके विचारों में जरूर इनको दे देना। ऑलराइट। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए आत्मा यानी भगवान को, किसी किसी भगवान को पेश करने वाली चीज है, जो अमूल्य है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लायक हो सकती है। तो जैसे कि एक भगवान के को देने की चीज हो, ऐसा हम समझते हैं। In many philosophies, this sort of idea is retained. The soul being returned to the primal giver, or being dissolved in the nebulous state somewhere between being and non-being. और वो कह रहे बाकी कोई संस्कृतियां हैं और उनके तत्व ज्ञान है, जिसमें वो मानते हैं कि आत्मा जिसने दिया है हमें, उसी को हम वापिस करेंगे, और अस्तित्व और अनास्तित्व, अस्तित्व और अनस्तित्व, बीइंग एंड नॉन बीइंग, इसके बीच में कहीं तो भी हमारा सोल आ जाता है। द सोल इज हाउएवर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिव,
तो वो कह रहे देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, हमारी जो आत्मा है इसका अगर गुणधर्म देखा जाए तो वो बहुत ही क्रिएटिव है। ओके, इट कैन बी डिस्कस फ्रॉम मेनी व्यू पॉइंट्स। अनेक दृष्टिकोण से इस बात को आप देखकर चर्चा करके समझ सकते हो। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी गिवन टू सम डिग्री। हम कहते हैं आत्मा गुण रहित है, यानी वो उसमें कोई गुण नहीं होते, लेकिन कुछ हद तक आत्मगुण को हम मान सकते हैं। And indeed, most of my readers could find out these characteristics for themselves if they are highly enough motivated and if this was their main concern. The soul or entity is itself the most highly motivated, most highly energized, and most potent consciousness unit known in the universe. वो कहते हैं मैं आपको इसके गुण धर्म बताता हूँ। हमारी जो आत्मा है ये क्रिएटिव तो है ही, लेकिन क्रिएटिविटी के साथ हाईली मोटिवेटेड है, यानी स्वयं प्रेरित है। उसको खुद को अपनी प्रेरणा है, अपना मोटिवेशन है। मोस्ट हाईली एनर्जाइज्ड, ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत ही उसमें ज्यादा ऊर्जा है। एंड मोस्ट पोटेंट कॉन्शियसनेस यूनिट, यानी इतनी शुद्ध शुद्ध चित्त जिसको हम कहते हैं, ये जो कॉन्शियसनेस है वो इतना प्योर कॉन्शियसनेस होता है, आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, कि दुनिया में मतलब ब्रह्मांड में इसके जैसा कॉन्शियस यूनिट ढूंढ के भी आपको नहीं मिलेगा। इट इज एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड टू अ डिग्री क्वाइट अनबिलीवेबल टू यू। तो आत्मा एक ऊर्जा है जो इतनी एकाग्र है या इतनी इकट्ठी है, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड है कि आपको विश्वास नहीं बैठेगा। इट कंटेन्स पोटेंशियल्स अनलिमिटेड, इसकी क्षमता अनंत है। बट इट मस्ट वर्क आउट इट्स ओन आइडेंटिटी एंड फॉर्म इट्स ओन वर्ल्ड्स। लेकिन उसको अपना अस्तित्व तय करना होता है और अपनी दुनिया तैयार करनी होती है। जो भी अलग अलग दुनिया, अलग अलग कॉन्शियसनेस, जहाँ पे डायमेंशंस, उसको खुद को ये बनाने होते हैं। तो वो उसको करना पड़ता है कि अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ क्रिएटिविटी जो है भर भर के, और जो क्षमता है उसके अंदर, तो वो नई दुनिया बनाता ही चले जाता है। इट कैरीज विद इन इट द बर्डन ऑफ ऑल बीइंग, और जो भी कुछ है उसका सारा बोझ उसका अपना होता है। विद इन इट आर पर्सनैलिटी पोटेंशियल्स बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। उसके अंदर इतने अस्तित्व लेने की क्षमता है कि आपको विश्वास नहीं बैठेगा। Remember, this is your own soul or entity that I am speaking of, as well as soul or entity in general. मैं आपकी ही आत्मा की बात कर रहा हूं, लेकिन इन जनरल हम जिस चीज को आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, इन जनरल उसकी मैं बात कर रहा हूं। यू आर वन मैनिफेस्टेशन ऑफ योर सोल। आपको आपके आत्मा ने ही बनाया है, आपकी आत्मा ही आपको बनाती है। वो ये यहाँ पे बात बोल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वॉन्ट टू लिमिट योर रियलिटी, योर एंटायर रियलिटी, टू द एक्सपीरियंस यू नाउ नो? आप लोगों में से कितने जन चाहेंगे कि आपका जो सत्य है, या आपका कुल मिला के आप जो भी कुछ हो, बस वो उतना ही, यानी मेरी आत्मा। ऐसा लिमिट करना कौन चाहेगा? कोई खुद को लिमिट नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति एक्सपैंड होना चाहता है, हर व्यक्ति विस्तारित होना चाहता है। यू डू दिस व्हेन यू इमेजिन दैट योर प्रेजेंट सेल्फ is your entire personality, or insist that your identity be maintained unchanged through an endless eternity. लेकिन आप यही करते हो, आप खुद को सीमित कर देते हो, लिमिटेड समझते हो।
आप समझते हो कि ये जो मेरा व्यक्तिमत्व है, या सारे कुल मिला के सारे जन्मों का जो मैं हूं, वो यानी मेरी आत्मा, आप खुद को सीमित कर देते हो। और आप चाहते हो कि मैं बन के रहूं अनंत काल तक, मैं बदलू नहीं। इस जन्म में मैं आरती हूँ, अगले जन्म में मैं कुछ और होगी, गए जन्म में मैं कुछ और थी, लेकिन मैं जिसको मैं समझती हूँ वही मैं रहूं। ऑलराइट, ये वो यहाँ बोल रहे हैं, सच एन इटर्निटी वुड बी डेड इंडीड। अगर इस तरह का आपका अस्तित्व होता, तो वो मृतदेह के बराबर है, वो मृत अस्तित्व के बराबर है। अगर तुम बने रहोगे, तुम्हारा चित्त आत्मा अगर वही तुम ही तुम्हारे तक ही अगर सीमित रहेगा, तो इट विल बी लाइक बीइंग डेड। कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, मैं ही रहूंगी। राइट, ये वो बोल रहे हैं यहाँ पे। इन मेनी वेज द सोल इज एन इंसिपिएंट गॉड, एंड लेटर इन दिस बुक वी विल डिस्कस द गॉड कंसेप्ट। तो हमारी आत्मा यानी हमारा भगवान है, और ये भगवान की जो संकल्पना है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। फॉर नाउ हावेवर वी विल सिंपली बी कंसर्न्ड विद द एंटिटी और सोल, द लार्जर सेल्फ that whispers even now in the hidden recesses of each reader's experience. लेकिन अभी के लिए हम उस आत्मा के बारे में बात करेंगे। आत्मा शब्द अगर आपको पसंद नहीं है, तो हायर सेल्फ कह लो। हाँ, वो जो मेरा हायर सेल्फ है, ऐसा आप उसको कह सकते हो। वो बातें करता है, वो ज्ञान देता है, वो बहुत कुछ तुम्हें दिशा दिखाता है, वो सूचना देता है। हम उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हम सुनना चाहे, हम इसलिए तो हम कहते हैं ना कि आत्मज्ञान लो, तो हमको वो सारा ज्ञान मिल सकता है। आई होप इन दिस बुक नॉट ओनली टू अश्योर यू ऑफ द इटर्नल वैलिडिटी ऑफ योर सोल और एंटिटी, बट टू हेल्प यू सेंस इट्स वाइटल रियलिटी विद इन योर सेल्फ। तो आत्मा आपका अनंत है, और सच में आत्मा है, आप एक आत्मा हो। ये बात तो इटर्नल वैलिडिटी ऑफ द सोल, ये तो मैं दूंगा ही। लेकिन वो कोई मृत मुका, अपन बोलते हैं ना, जो बात नहीं कर सकता, ऐसी ऐसा चीज नहीं है जो बस है और कुछ करता नहीं। हम्म, ऐसा वो चीज नहीं है। वो बहुत ही सजीव है, और वो बहुत ही प्रेरित है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। First of all, however, you must have some idea of your own psychological and psychic structure. लेकिन आत्मा को समझने से पहले आपका जो मन है, और आपका मन जिस तरह से बना हुआ है, इसको समझना जरूरी है। When you understand to some extent who and what you are, then I can explain more clearly who and what I am. जब आप समझ जाओगे कि आप कौन हो, क्या हो, तो मैं कौन हूं, क्या हूं, ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई होप टू अक्वेंट यू विद दोज डीपली क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओन बीइंग, so that you can use these to extend and expand your entire experience. हं? इस बात को आप मानोगे, विजया, अंजलि, शक्य असेल तर व्हिडिओज ऑन करा। इस बात को देखो, आप मानोगे कि आई होप टू acquaint you with those deeply creative aspects of your own being. हम जो खुद को समझते हैं, हम सिर्फ उतना नहीं है। हाँ, अभी समझो सुचित्रा जी अम, का मैराथन का मैक्सिमम लिमिट जो है, वो मैक्सिमम रनिंग इतना कर सकती है। अगर वो समझ ले कि बस ये मेरा मैक्सिमम है, तो उनका प्रोग्रेस रुक जाएगा। वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा वो समझे कि बस मेरा इतना ही एक्सटेंट है। हर पल, हर अनुभव को वो एक्सपैंड करना चाहेगी।
और आई लेट मी गिव यू इवन वन मोर एग्जाम्पल। अभी जो हमारे साथ अनुभव हो रहे हैं, हम उस अनुभव को बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। हम उस अनुभव को पूरी तरह से अनुभव वो लेते नहीं। जो भी हमारे साथ हो रहा है, सपोज, व्हाट एग्जाम्पल कैन आई गिव यू? सपोज आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है, ओके? या सपोज आप मेडिटेशन में बैठे हो, तो आप धीरे 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 भीतर जा रहे हो, शून्य में जा रहे हो, पूरी तरह से शांत हो रहे हो, और सब कुछ स्थिर होने लगा है, शरीर अचल है, शरीर की संवेदना भी आपको महसूस नहीं हो रही। मतलब मेरा हाथ कहाँ रखा है, अभी मुद्रा में है कि नहीं है, इतनी गहराइयों में अब हम चले जाते हैं कि हमें हमारा शरीर भी महसूस नहीं होता। हम काल और स्थल से भी छूट जाते हैं। मेरा सवाल आपको ये है, फिर आप बाहर कैसे आते हो? अगर उस अनुभव को आपने पूरी तरह से अनुभव लिया लिया या आपने लेने का तय किया, आप बाहर आओगे नहीं। अनेक सालों तक, शायद बरसों तक, मतलब शतक तक भी आप उस अवस्था में बैठे रहोगे। हम कोई भी अनुभव पूरी तरह से, कंप्लीटनेस से नहीं लेते। अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को पूरी तरह से महसूस करना। जब हमारे गुस्से से हमारा शरीर कांपने लगता है, हम क्या करते हैं? उस कंपन को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा मन कर रहा है कि हम सामने दो चार चीजें तोड़ फोड़ दे, इतना हमें गुस्सा आ रहा है, हम क्या करते हैं? हम खुद को रोक लेते हैं। नहीं नहीं, दो एक्सट्रीम अनुभव मैंने आपको दिए, लेकिन रोज की जिंदगी में आप देख लो। खाना खाने का अनुभव, पानी का पानी पीने का अनुभव ले लो, चलने का अनुभव ले लो, बैठने का अनुभव ले लो, हम पूरी तरह से कोई अनुभव नहीं लेते। ये वो यहाँ पे कह रहे हैं। सो दैट, तो मैं आपको अपने से इस तरह की पहचान दूंगा कि आप ये अनुभव पूरी रीत से अपने पूरे जितना भी उसकी क्षमता है, जिस जो भी उसका दायरा है, उसमें पूरा वो अनुभव आप ले पाओ। जहां पे बिना हिचकिचाहट, बिना रोके, हर अनुभव को आप संपूर्ण रूप से उस अनुभव को महसूस कर पाओ। आई वॉन्ट, ओके, रिमेम्बर, अभी बीच में ही वो बोल देते हैं दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन, नाउ गिव मी अ मोमेंट। बाद में वो कहते हैं आई वांटेड टू बिगिन दिस चैप्टर, इट ऑलवेज मेक्स रूबर्ट फील बेटर, इट एंड्स द सस्पेंस एज टू व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर विल बी। हाँ, मैं ये इंट्रोडक्शन देना चाहता था, और रूबर्ट हमेशा खुश होती है कि उसको अंदाज आ जाता है कि अगला चैप्टर क्या होने वाला है। ओके, तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। रिमेम्बर इन योर पोर्ट्रेट the sense of play and the light hand. Otherwise, you lose your sparkling colors and end up with a murkiness that you do not intend. अगर आप अगर आपने अपना एक पोर्ट्रेट बनाया या पेंटिंग बनाया या फोटो भी हो सकता है, वहां पे रंगों का खेल होता है। वहां पे उजाले का, शैडोज का, मतलब कोई हिस्सा आपके फेस का ज्यादा ब्राइट होता है, कहीं तो भी थोड़े शैडोज होते हैं। अगर ये ना किया जाए, इस तरह से चेहरे को, जो भी आपने पेंटिंग निकाली है, अपनी पोर्ट्रेट निकाली है, उसमें अगर वो लाइट एंड शैडो, लाइट एंड डार्कनेस, इसका अगर खेल ना किया जाए, अगर रंगों का, मतलब स्किन टोन अलग, वगैरह वगैरह, ये अगर नहीं किया जाए, तो वो पेंटिंग पेस्टी लगेगा। पेस्टी यानी भूत जैसा लगेगा, अगर उसमें ये खेल ना आए तो।
Alright. Remember that the soul is plain behind the facade that you see. That even the body is in a constant state of almost magical activity, even though as you paint it in its chair, it is physically motionless. अगर आप बैठे हुए हो, आप अचल हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर कितना कुछ हो रहा है, कितनी सारी एक्टिविटी वहां पे हो रही है, कितनी क्रियाएं वहां पे हो रही है। अब आत्मा जो है वो प्लेन है, और ये जो रूप उसने धारण किया हुआ है वो रंगी बिरंगी है। ये जो यहाँ पे श्वेत बात कर रहे हैं ना, हमारे उपनिषदों में उदाहरण दिया जाता है कि हमारी आत्मा यानी वो सफेद पर्दा है जिसके ऊपर पिक्चर या मूवी हम देख रहे हैं। तो हमारी पर्सनालिटी या हमारी जिंदगी वो सब प्रोजेक्शन है, किस चीज पर? उस सफेद पर्दे पर, जो कि हमारी आत्मा है। अगर वो पर्दा ना होता तो आप कहाँ प्रोजेक्ट करते? आ रही है बात ध्यान में? तो आत्मा को उपनिषद एग्जाम्पल्स में दे दे कंपेयर इट टू द स्क्रीन ऑन विच द ड्रामा ऑफ योर लाइफ इज बीइंग प्लेड। ऑलराइट। Here, unexpectedly, Sheth referred to a large portrait I have been working on for the last month, and the one that gave me so much trouble today. The painting is of a patient in the hospital where my father stays. The subject sits mute and quite rigid in his wheelchair. Everything went well until I ran into difficulties with the color of his clothing. I found this so irritating finally that I ended my doing the whole thing over. तो वो यहाँ पे जो जोसेफ है ना, जो लिख रहे हैं, जेन रॉबर्ट्स के पति ये सब लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अचानक से शेथ ने मैं जो पेंटिंग बना रहा हूँ उसका उदाहरण दे दिया। तो फिलहाल हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो व्हील चेयर पे है, और उसका पेंटिंग मैं बना रहा हूँ। अब उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी बन रही थी, लेकिन उस उनके कपड़ों के रंगों को लेकर वो ठीक से आ ही नहीं रहा था। ये मैंने कंटाल के उस चीज को ही छोड़ दिया, मतलब मैंने पेंटिंग उधर ही रोक दी। ऐसा यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं जोसेफ, वो बताते हैं। एज यूजुअल सेथ्स ऑब्जर्वेशन अबाउट पेंटिंग आर एक्सीलेंट। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स बिफोर, नॉर हैव आई एवर हर्ड जेन डिस्कस पेंटिंग इन शेथ्स manner. The two personalities approach the subject from widely divergent viewpoints. एक यहाँ पे पॉइंट वो हमको बताते हैं कि जेन रॉबर्ट्स जब मेरी पेंटिंग देखती है और उसके बारे में वो जो बोलती है, और शेथ मेरे पेंटिंग के बारे में जो बोलते हैं, दोनों का दृष्टिकोण इतना अलग होता है। ऑलराइट, यहाँ फिर से हम समझ सकते हैं कि शेथ जो है यानी जेन रॉबर्ट्स नहीं, शेथ का अपना एक अस्तित्व है, जेन रॉबर्ट्स का अपना एक अस्तित्व है। दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग है। यू वॉन्ट द, अब शेथ बोलते हैं आगे, यू वॉन्ट द फीलिंग विद इन दैट apparent state of motionlessness, of highly accelerated contained activity that cannot be physically expressed, that must radiate from the painting despite the obvious and illusionary appearance of your figure. अभी देखो, जो व्यक्ति सामने जिसकी पेंटिंग बनाई जा रही है, हम सब जानते हैं कि वो माया है। हम्म? वो एक्चुअल में एक इल्यूजन है, वो एक सत्य नहीं है। लेकिन जो पेंटिंग आप बना रहे हो वो आपको जिंदा चाहिए। आपके पेंटिंग में आप जान डालने की कोशिश करते हो। You are stressing perhaps too strongly the aspects of the chair as the binding elements that holds your figure more or less stationary. तो वो कह रहे हैं कि शायद आप ये कर रहे हो, वो जो व्हील चेयर जो है, जो अचल है, बराबर, इंसान जो है उसमें बैठा हुआ वो चल है, यानी सजीव है। लेकिन व्हील चेयर जो है वो स्टेशनरी है, अचल है। तो वो कह रहे हैं उस स्थिरता को, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को
उस व्हील चेयर को तुमने हाईलाइट कर दिया है। और अम, वो तुम्हारे चित्र का मुख्य एलिमेंट बन गया है कि व्हील चेयर स्टेशनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें बैठा हुआ रंगी बिरंगी शर्ट पहना हुआ जो व्यक्ति बैठा है वो सेकेंडरी। आप कोई भी फोटो देख लो, आप कोई भी पेंटिंग देख लो, एक उसका पहलू होता है जो हाईलाइटेड होता है और बाकी के पहलू बैकग्राउंड्स जैसे होते हैं। तो यहाँ पे वो शेठ बता रहे हैं कि इस पेंटिंग के साथ हो क्या रहा है। ही ऑफ कोर्स ऑल्सो क्रिएट्स द चेयर एज यू नो एंड देयरफॉर द लिमिटेशंस। लेकिन इसने खुद को बनाया है, ये जो व्यक्ति बैठा है उस व्हील चेयर में, आप भूल रहे हो। वो उसने खुद को तो बनाया है, अपने शरीर को तो बनाया है, ये अब अपनी बात पक्की है, लेकिन उस कुर्सी को भी उन्होंने ही बनाया है, उस व्हील चेयर को भी उन्होंने ही बनाया है। आई बिलीव देर इज सम डिफिकल्टी और वॉज देर वॉज कहते हैं विद द लोअर राइट हैंड कॉर्नर अ मैटर परहैप्स ऑफ नीडिंग मोर ट्रांसपेरेंट लाइट्स। तो वो कह रहे हैं आपकी पेंटिंग में आपको वो जो राइट हैंड साइड का कॉर्नर है वो पेंटिंग में आपको मुश्किलें आई हुई हुई होगी। तो ये जो हमारे लेखक है वो कह रहे हैं हाँ, उसमें देर वॉज, वो कह रहे मुश्किलें आई थी। तो शेत यहाँ उसे समझा रहे हैं कि इस पेंटिंग में क्या गड़बड़ी हो रही है और उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, वो बता रहे। वो कह रहे हैं कि वहां पे थोड़ा सा रंग को हल्का कर दो, बट नॉट टू ऑब्वियसली अप्लाइड हाउएवर, लेकिन बहुत ज्यादा हल्का भी नहीं करना। यू आर वर्किंग दीज मैटर्स आउट। तो ये सारी चीजें पे आप काम कर रहे हो। डू यू हैव क्वेश्चंस? वो पूछते हैं इसको लेकर और कोई सवाल है आपको? तो ये कहते हैं आई गेस नॉट, आई एम टू ब्लरी टू थिंक। वो कह रहे हैं अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा और नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं है। I will then close our session. My heartiest regards and a fond good evening. Thank you, Sheth. It's been good. Thank you for taking dictation when you were weary. आप इतने थके हुए हो फिर भी आप लिखते बैठे हो, उसके लिए शुक्रिया, ऐसा शेत उन्हें कहते हैं। फिर अगला सेशन अगले सोमवार को मई 11। गुड इवनिंग शेत। वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर वी बिगैन। तो आत्म की हम बात कर रहे थे, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। Many individuals imagine the soul to be an immortalized ego, forgetting that the ego, as you know it, is only a small portion of the self. बहुत लोग अपनी आत्मा को अपना अहम भाव समझते हैं, ऑलराइट, भूल जाते हैं कि आपका जो अहम भाव है, आपका जो ईगो है, ये आप जो भी कुछ हो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हम्म? हमारा ईगो हमारे सेल्फ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। So this section of the personality is simply projected onward ad infinitum, so to speak, because the dimensions of your reality are so little understood, your concepts are bound to be limited. In considering immortality, mankind seems to hope for further egotistical development, and yet he objects to the idea that such development might involve change. तो आदमी जो व्यक्तिमत्व है ना, वो व्यक्तिमत्व अपना बनाए रखना है। इस जन्म में भी मैं ही हूं। मैं कौन? अहम भाव। अगले जन्म भी मेरा ही होगा। मेरा कौन? अहम भाव। तो हम जो हमारा अस्तित्व समझते हैं उसको हमने एक एक पहचान दे दी है, और वो पहचान हमें लगता है हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, और हमें परिवर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी बात यहाँ पे हो रही है। ही सेज, और ये जो मैं हूं वो बना रहे बिना किसी बदलाव के। हा, म्हणजे मी जसा आहे तसाच मी कंटिन्यू व्हायला पाहिजे प्रत्येक जन्मामध्ये, प्रत्येक योनीमध्ये, तो मीच असायला पाहिजे। हा जो आपला आग्रह आहे
म्हणजे आपल्या आत्म्याला पण आपण एक अहंभाव, अहमपणा देऊन टाकलेला आहे. आपल्या आत्म्याला एक वेगळी ओळख देऊन टाकलेली है. हमने एक अलग पहचान दे दी हमारी आत्मा को, जो हमारा अहंकार ही है. राइट? ही सेज थ्रू हिज रिलीजन्स दैट ही हैज अ सोल इंडीड, विदाउट इवन आस्किंग व्हाट अ सोल इज. हर धर्म में वो कहता है, धर्म अनुसार वो कहता है मैं एक स्पिरिट हूं, मैं एक आत्मा हूं, पर जानता नहीं कि आत्मा है क्या, और पूछता भी नहीं कि यह आत्मा चीज है क्या. एंड ऑफन ही सीम्स टू रिगार्ड इट अगेन एज एन ऑब्जेक्ट इन हिज पोजिशन. उसे लगता है आत्मा भी एक चीज, वस्तु है जो मेरी है, मेरी आत्मा. राइट? तो वो उसका, जैसे कि वो आत्मा भी उसकी एक कोई, जैसे गाड़ी बंगला घर वगैरह होता है, वैसे एक उसकी चीज वस्तु है. नाउ पर्सनालिटी, इवन एज यू नो इट, constantly changes, and not in ways that are anticipated, most often in fact in unpredictable ways. अब ये आप मान्य करोगे कि हमारा व्यक्तिमत्व बदलता रहता है. सही बात है कि नहीं? हमारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है. राइट? अच्छा, हमारा व्यक्तिमत्व जो बदलता है, क्या वो हमारी अपेक्षा अनुसार बदलता है? नहीं. हम अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसे बने, हम वैसे बने, हम, मतलब हमारा व्यक्तिमत्व ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं. हमारा व्यक्ति मत्व हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं बदलता, उसका कुछ और ही बनता है. जो अनप्रेडिक्टेबल है उसको हम बता नहीं सकते. यू इंसिस्ट अपॉन फोकसिंग योर अटेंशन अपॉन द सिमिलैरिटीज दैट आर वोवन थ्रू आउट योर ओन बिहेवियर, एंड अपॉन दीज यू बिल्ड अ थियरी दैट द सेल्फ फॉलोज अ पैटर्न दैट यू इंस्टेड हैविंग ट्रांसपोज्ड अपॉन इट. एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट हमने, यही स्टेटमेंट हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल में, जो डिस्पेंजा ने यही स्टेटमेंट किया था. देखो वो क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं. यू इंसिस्ट अपॉन फोकसिंग योर अटेंशन अपॉन द सिमिलैरिटीज. याद है ये बात कि जो साम्य है, जो समानताएं हैं, उसे हम देखते हैं, और जो असमानता है उसे हम इग्नोर करते हैं. डू यू रिमेम्बर दिस? और शेख ने ही शायद स्टार्टिंग में भी बात की होगी. हमारा ध्यान हमेशा, अरे आपने ब्लू पहना है, मैंने भी ब्लू पहना पहना है, अरे आपकी मेरा ये दोनों सेम है, अरे आपको ये पसंद है, मुझे भी वो पसंद है. हमारा ध्यान हमेशा सिमिलैरिटीज पे जाता है. हम डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं. आप और मैं कैसे अलग है, इस बात को हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं. और सिमिलैरिटी से हमारा जो एक व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर में पैटर्न्स बनाते जाते हैं. हम क्यों ऐसा करते हैं? हम सिर्फ समानताओं को क्यों देखते हैं? हम अलग विविधपने को, विविधता जो है हमारी, उस चीज को हम क्यों नहीं देखते? समानताओं को देखेंगे तो एक पैटर्न बनती है. विविधता को अगर आप देखोगे तो पैटर्न नहीं बनती. बरोबर है? आलं लक्षात? थोडस थोडस ग्रहण करायला जरा कठीण होतंय का? हं? काय म्हणणं आहे त्यांचं की आपण साम्याकडे का बघतो? तुझं घर माझं घर, तुझं फ्रीज माझं फ्रीज, तुझी लाईफस्टाईल माझी लाईफस्टाईल. आपण कम्युनिटीज, आपण समाज पण समान बनवतो. हा, तू पण शूद्र मी पण शूद्र, तू पण क्षत्रिय मी पण क्षत्रिय, आणि मग आपण एकत्रित येऊया. असं का करतो? कारण आपल्याला मग आपल्या वागण्यामध्ये एक एक प्रकार किंवा एक समानता राहणार. म्हणजे आपण वेगळं वेगळं वागणं आपलं नाही होणार. आज अशी वागली, उद्या तशी वागली. ज्याचं वागणं बदलतं,
त्यांना आपण विचित्र आहे ती असं म्हणतो. बरोबर आहे. सो वी वॉन्ट एस्टॅब्लिश्ड बिहेवियरल पॅटर्न्स. We can have those behavioral patterns only if we look at similarities and not differences. हाँ? इस बात को वो यहाँ पे समझा रहे हैं. Okay. And the transposed pattern prevents you from seeing the self as it really is. लेकिन इसी के वजह से ये जो आपने एक बनाए रखा है, इसी के वजह से जो हो आप, वो आप देख नहीं पाते हो. क्योंकि वो जो आप हो और आपको लगता है आप, आपका व्यक्तिमत्व जो है, आपको लगता है आप जो है और एक्चुअल में आप जो हो, ये बहुत ही अलग है. ये बहुत ही अलग है और आप अलगपना देखना नहीं चाहते. आपको साम्य देखना है, similarities देखनी है. So this is what he's saying. Therefore, you also project this distorted viewpoint upon your conception of the reality of the soul. और यही फिर विचार, यही दृष्टिकोण, यही चीज हम हमारी आत्मा को लेकर करते हैं. और हमारी आत्मा की एक आइडेंटिटी बना के रखते हैं. मेरी आत्मा, वो तेरी नहीं है. हाँ, या तेरी मेरी आत्मा नहीं. मेरी आत्मा मेरे पास, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास. मेरी आत्मा मेरे अंदर, आपकी आत्मा आपके अंदर. तो यू प्रोजेक्ट दैट. ये डिस्टॉर्टेड व्यू पॉइंट है, ये ऐसा नहीं है. You think of the soul, therefore, in the light of erroneous conceptions that you hold regarding the nature of your mortal self. अब आत्मा को हम अमर कहते हैं, लेकिन बाकी हम खुद को मृत कहते. मतलब मृतत्व हो सकता है, मतलब हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा मृत नहीं होता. आत्मा अनंत अमृत है या अमृत है, यानी फॉर एवर है, इटर्नल है. राइट. तो उसको जो देखने का हमारा नजरिया है, हमने गलत चश्मा पहना है. अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल दूं, तो हम जो आत्मा को देखने का हमारा दृष्टिकोण है, हम गलत नजरिए से देख रहे हैं, उसको गलत समझ रहे हैं, उसकी गलत संकल्पनाएं हम बांध रहे हैं. इवन द मॉर्टल सेल्फ यू सी इज फार मोर मिराक्युलस एंड वंडरस देन यू परसीव एंड possess फार मोर एबिलिटीज देन यू ascribe टू इट. आपका जो व्यक्तिमत्व है ना, ये भी जादुई है. इसकी क्षमता फैंटास्टिक है. तुम्हारे व्यक्तिमत्व, जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हें जितना लगता है ना, इससे कई अधिक क्षमता उसके अंदर है, अधिक कैपेसिटीज उसके अंदर है. यू डू नॉट अंडरस्टैंड ये एज येट द ट्रू नेचर ऑफ परसेप्शन, इवन एज फार एज द मॉर्टल सेल्फ इज कंसर्न. आप अपने, जिसको आप समझते हो कि कुछ समय के लिए है, यानी कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाने वाला है, तुम्हारा जो मॉर्टल सेल्फ है, जो अभी जीवित है, उसको ही तुम कम समझ रहे हो. जब उसी को गलत समझ रहे हो, जो मृत है या मृत हो सकता है, उसको ही तुम गलत समझ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर का जो अमृत तत्व है, जो इटर्नल सेल्फ है, उसको आप सही कैसे समझोगे? आप का जो व्यक्तिमत्व, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आपकी बुद्धि, आपका इंद्रिय, इन सब की क्षमता बहुत ज्यादा है और तुम इन सब को बहुत कम समझ रहे हो. वहीं पे अगर आप गलती कर रहे हो, तो आत्मा के हिसाब में तो गलती करोगे ही करोगे. हं? अगर साध्या गणितामध्ये एवढ्या चुका, तर मोठ्या गणिताबद्दल काय बोलणं. एवढं सोपं ते सांगताय तिकडे. For the soul above all, pers- uh, therefore you can hardly understand the perceptions of the soul. For the soul above all perceives and creates. आपका आत्मा कोई ऐसे डेड चीज नहीं है.
वो ग्रहण भी करता है और वो व्यक्त भी होता है। तो इट कैन परसीव एंड इट कैन क्रिएट, ऐसा वो बोल रहे हैं यहाँ। रिमेंबर अगेन दैट यू आर अ सोल नाउ। अभी आप ये व्यक्तिमत्व नहीं हो, ये पर्सनालिटी नहीं हो। अभी भी, इस क्षण में भी, अब भी इस समय में भी आप एक आत्मा हो। द सोल विद इन यू देयरफॉर इज नाउ परसीविंग। तो तुम देख रहे हो, तो तुम नहीं देख रहे, तुम्हारी आत्मा देख रही है। तुम्हारी आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है। In the methods of perception, its methods of perception are the same now as they were before your physical birth and as they will be after your physical death. इस शरीर में आने से पहले भी आपकी आत्मा एक दृष्टा थी, एक देखने वाली थी, एक विटनेस ऑब्जर्वर थी। और ये शरीर मरने के बाद भी आपकी आत्मा एक विटनेस ऑब्जर्वर, एक दृष्टा, एक देखने वाली रहेगी। So basically, the inner portion of you, the soul stuff, will now not suddenly change its methods of perception nor its characteristics after physical death. तो चाहे आप अभी जीवित हो या मृत्यु के बाद, वो दृष्टा नहीं बदलने वाला है, या उसके देखने का तरीका भी नहीं बदलने वाला है, या उसका जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नहीं बदलने वाला है। वो वैसे ही देखेगा। यू कैन फाइंड आउट व्हाट द सोल इज नाउ देयरफॉर। तो अब हम देखते हैं कि ये आत्मा क्या है। इट इज नॉट समथिंग वेटिंग फॉर यू एट योर डेथ, nor is it something you must save or redeem, and it is also something that you cannot lose। तो आपकी आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद राह देखने वाली आपकी आत्मा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही मैं आत्म रूप में पहुंचूंगी, या आफ्टर डेथ आई विल बी इन द सोल स्टेट। ऐसा नहीं है। ओके, देखो वो क्या क्या बोल रहे हैं। और वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बचाने की जरूरत है। सेव योर सोल्स, उसको कोई बचाने की जरूरत नहीं है। आत्मा को रिडीम करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब आत्मा से कुछ कहीं चली गई, अब उसको रिक्लेम करना है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा वो भी चीज नहीं है जो खो सकती है। मेरी आत्मा खो गई, एक्चुअली अपने रोज की भाषा में, यार मेरी आत्मा तो कहाँ पता नहीं चली गई, या मेरी आत्मा खो गई है, या मुझे मेरी आत्मा को ढूंढना है, या मुझे मेरी आत्मा को बचाना है। ये हम बहुत बोलते हैं, लेकिन आत्मा कोई चीज वस्तु नहीं है जो खो सकती है, जिसको बचाया जा सकता है, जो फिर से ढूंढा जा सकता है। ऐसी कोई चीज है नहीं। द टर्म टू लूज और सेव योर सोल has been grossly misinterpreted and distorted, for it is a part of you that is indeed indestructible। तो ये जो है ना, अपनी आत्मा को खो दोगे या अपनी आत्मा को बचा लो, तो ये आत्मा वो अमृत है, वो मर नहीं सकती, इंडिस्ट्रक्टिबल है। वी विल गो इन टू दिस पर्टिकुलर मैटर इन अ पोर्शन ऑफ द बुक डीलिंग विथ रिलीजन एंड गॉड कंसेप्ट। तो ये जो आत्मा है, ये अनंत है, ये ओमनीसाइंट है, ये ओमनी प्रेजेंट है। ये जो चीज बातें है ना, हम जब धर्म और भगवान के बारे में जिस चैप्टर में बात करेंगे, वहां पे इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। Your own personality as you know it, that portion of you that you consider most precious, most uniquely you, will also never be destroyed or lost। आप सही मायने में जो खुद को मानते हैं, या ये मैं हूं, या मैं हूं बस, आय एम मी आहे, तो जो मी आहे ज्याला तुम्ही मी समजताय, ओके,
ये जो है ये कहीं भी खोने वाला नहीं है, या ये कहीं भी नष्ट होने वाला नहीं है। इट इज अ पोर्शन ऑफ द सोल, ये आत्म का ही हिस्सा है। इट विल नॉट बी गॉबल्ड बाय द सोल नॉर सेपरेटेड, इट इज नेवरदलेस, आई एम सॉरी, इट विल नॉट बी गॉबल्ड बाय द सोल नॉर इरेज्ड by it, nor subjugated by it, nor on the other hand can it ever be separated। तो आप जो खुद को खुद समझते हो ना कि ये मैं हूं, वो मैं आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होने वाला। वो मैं आपकी आत्मा से कभी भी दबने नहीं वाला या खोने नहीं वाला या कहीं चले नहीं जाने वाला। वो अलग नहीं है जिसको आप मैं समझते हो। Your individuality, in whatever way you want to think of it, continues to exist in your term। तुम्हारा जो एक अलग अलग अस्तित्व है, ये अलग अस्तित्व हमेशा रहेगा। आप रहोगे, आपका जिसको आप समझ रहे हो, वो जो अस्मी भाव है वो रहेगा। इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप, बट इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज हाईली डिपेंडेंट upon its realization that while it is distinct and individual, it is also but one manifestation of the soul। तो आप जो बोलते हो ना कि भाई मैं खुद को खो चुकी हूं, मुझे खुद को ढूंढना आहे, माझी माझी मीच हरवलंय आणि मला स्वतःलाच शोधायचंय, स्वतःलाच जाणायचंय, पुन्हा मला स्वतःची ओळख करून घ्यायची आहे, हे जे आपल्याला वाटतं ना, आणि हे आपल्याला सगळ्यांना ऍट सम पॉइंट ऑफ दी अदर हे वाटत असतं, राईट। ते तो जो हिस्सा है ना आपला, वो जो हमारा हिस्सा है, वो हमेशा प्रगत होते रहेगा, डेवलप होते रहेगा, ग्रोथ होते रहेगा। कब होगा वो? जब वो ये समझेगा कि मैं हूं, लेकिन मैं जिसको मैं समझ रही हूं वो मेरे आत्म का ही हिस्सा है। आलं थोडस? खूप कठीण आहे हे समजवणं, पण थोडस ग्रहण होतंय का काय म्हणताय? ज्याला आपण मी म्हणतोय ना, आणि मी आणि माझा आत्मा, तर मी डेव्हलप होत राहतो, मी प्रगत होत राहतो, ज्याला तुम्ही मी म्हणताय तो त्याची ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट होत राहते, पण तो आत्मापासून वेगळा हिस्सा नाहीये। ज्याला तुम्ही मी मानता तो त्या आत्मचाच हिस्सा आहे। हा जान्हवी? म्हणजे मी म्हणते माझा आत्माच्या ऐवजी आत्म्याचा मी आत्म्याचा मी, बरोबर, असं छान म्हणू शकतो. छान सुंदर बोललीस तू। एक हिस्सा है उस सोल का, ये हमको समझना है, राइट। इट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्ट, इट इज सेपरेट, इट इज ग्रोइंग, इट इज डेवलपिंग, बट इट इज ऑल्सो अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ द सोल। आत्म्यानेच त्या मीला घडवलेलं आहे। To the extent that it realizes this, it learns to unfold in creativity। और ये जब समझ में आता है कि मैं जो खुद को जो मैं समझ रही हूँ वो मेरे आत्मा ने ही उस मुझको बनाया है, तब जाके हम सारी सीमाएं तोड़ देते हैं, और हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो व्यक्तिमत्व है वो तो खिलता ही है, लेकिन हमारे अंदर की जो कुशलताएं हैं, जो गुण है, जो कैपेसिटीज है, वो सब भी हम उसको क्रिएटिविटी हम दे सकते हैं। एंड टू यूज दीज एबिलिटीज टू लाई इनहेरेंट विद इन इट। हमारे अंदर, हमने अभी अभी योग सूत्र पढ़े, हमारे अंदर से ही तो सारी विभूतियां निकली। वो जो विभूति पाद पूरा का पूरा, वो जो सिद्धियां हैं, सिद्धि प्राप्त कब होती है? जब आत्मा का अस्तित्व, मैं यानी मेरी आत्मा का ही मैं हिस्सा हूं, ये जब साक्षात्कार होता है तब सिद्धि की प्राप्ति होती है। साक्षात्कार मैं आत्मा हूं इसका नहीं है, मैं जो भी हूं मेरे आत्म का हूं, ये साक्षात्कार है। ऑलराइट नाउ, इसलिए सिद्धि प्राप्ति है
सबीज है, निर्बीज नहीं है। हाँ, ये समापत्ति नहीं है, ये सिद्धि प्राप्ति है सिर्फ। Now, unfortunately, it would be much easier simply to tell you that your individuality continues to exist and let it go at that. तो बहुत आसान होगा अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आप हमेशा रहोगे, और बस वहीं पे रुक जाओ कि भाई फिक्र मत करो, ये शरीर छूट जाएगा पर आप तो रहोगे। विचारांमध्ये आपल्या बुद्धीची जी सीमितता आहे, जी लिमिटेशन आहे, त्याच्यामध्ये बघितलं आपण कसं स्वतःला जाणतोय. मी राहणार, शरीर नको राहिलं तरी हरकत नाही, पण मी राहणार, असा आपण विचार करतो ना. तो मी आपल्यासाठी किती महत्वपूर्ण आहे. आ रही है बात ध्यान में? थोडस इथे एक वेगळा दृष्टिकोन ते देत आहेत. ओके, सो भारतीय जी भारतीय जी, आपण असं म्हणू शकतो का बीजामध्ये वृक्ष असतो तसं? हो, बीजामध्ये वृक्ष असतो. तर हो तशाच पद्धतीने हे हो होईल, मग त्याचा विकास होणार. हो, आपला आत्मा आपला बीज आहे, हम्म. त्याच्यातनं तो वृक्ष आला, त्या वृक्षाच्या फांदी आले, त्याला पानं आली, फळं आली, फुलं आली, सगळं आलं, मुळं आली, सगळं आलं त्या बीजातूनच. राईट. तर पण मग त्याचं प्रत्येकाचं अस्तित्व वेगळं बा, असं म्हणजे आंब्याला जसे आंबे, केळीला हा केळी तसं. हा, तो हे हे जे आपण म्हणतोय ना, ते हम्म. आपण स्वतःला एक ओळख देतोय. हम्म. कळलं? तू आंब्याचं झाड, मी चिकूचं झाड. हा. आलं. गोल फिरून 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 आपली बुद्धी परत त्याला साच्यामध्ये टाकायला प्रयत्न करते. ते तेच म्हणतायत की मी एवढं सांगून सोडून देऊ शकतो की काळजी नका करू, शरीर तुमचं गेलं तरी तुम्ही राहणार. इतकं सोपं सांगून थांबू शकतो मी. पण while this would make a fairly reasonable parable, ही कहाणी चांगली है. इट हैज बिन, असं ते म्हणतात की ये कहानी अच्छी है. ये स्टोरी बोलने के लिए अभी जो विजय जी ने और मैंने हमारी पहचान बताई, तो ये कहानी चल जाएगी. इट हैज बिन टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर वे बिफोर, एंड देर आर डेंजर्स इन द वेरी सिंप्लिसिटी ऑफ द टेल. कितना इजी है, कितना सहज है समझना कि भाई बीज में वृक्ष था. विजय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने मुझे सपोर्टिव ये दे दिया. बीज में वृक्ष था, और वो वृक्ष जो है उसके मूल से लेके सब कुछ वो बीज के अंदर से निकला. लेकिन साथ में हमने उसको एक पहचान भी दे दी कि ये मतलब आंब्याला हिंदीत काय म्हणतो? हं, आम आम. आम या ये आम का था, या ये चिकू का था, या किसी और फल का था. उसको फिर भी हमने एक पर्सनालिटी दे दी. देखा हमारा दिमाग कैसे चलता है, हमने फिर भी उसको पर्सनालिटी दे दी. उधर ही गड़बड़ होती है, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे. इसी समझ में सारा डेंजर है, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहे हैं. द ट्रूथ इज दैट द पर्सनैलिटी यू आर नाउ, एंड द पर्सनैलिटी दैट यू हैव बीन और विल बी, एंड इन द टर्म्स इन विच यू अंडरस्टैंड टाइम, all of these personalities are manifestations of the soul, of your own soul. वो बीज में सारे वृक्ष है. आंब्याचं झाड पण त्याच बीजामध्ये, चिकूचं झाड पण त्याच बीजामध्ये. तुम्ही जे कोण आहात त्याच्यातूनच निघालात. तो बीज, आंब्याचा बीज असं त्याचं अस्तित्व नसतं. तो बीज आहे. म्हणजे तुझं उदाहरण घ्यायचं झालं तर
तसं मी म्हणते. राईट. म्हणजे इनसाइट्स ऑफ भगवद्गीतामध्ये विमला ठक्करांनी जे सांगितलेलं आहे तेच, हा, की फक्त सगळं भाषा आणि उदाहरण वेगळे आहे. उदाहरणं वेगळे आहेत, की हम्म. आत्म्यातून हे सगळं बनलेलं आहे. तुम्ही ह्या जन्मी स्त्री आहात, इस जन्म में आप एक औरत हो गए, जन्म में आप एक पुरुष थे, अगले जन्म में आप शायद एक प्राणी होंगे, या उसके पहले के जन्म में आप पक्षी थे, लेकिन उसी में से सब आए हैं. आपका पक्षी का रूप, आपका स्त्री का रूप, आपका पुरुष का रूप, आपके अलग अलग सारे अस्तित्व उसी बीज में से आए हैं. वो वाला बीज उसको समझो, ना कि वड के झाड का महाबीज बीज. म्हणू आपण त्याला. हा, महाबीज आपण त्याला म्हणू, महाबीज म्हणू. महाप्राणा. महत. आपण त्याला महत म्हणूया, मूळ प्रकृती. ओके, राईट. So, your soul, therefore, the soul that you are, the soul that you are a part of, the soul is a far more creative and miraculous phenomena than you previously supposed. तो ये जो आत्मा है ना, ये जिसको अभी जानवी ने और मैंने एग्री कर लिया कि इसको महत कहेंगे, इसको मूल प्रकृति कहेंगे, तो ये जो है, ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और बहुत ही ज्यादा जादुई है, मतलब अद्भुत है. इसकी अद्भुतता के बारे में बोलो उतना कम है. एंड व्हेन दिस इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, एंड व्हेन द कंसेप्ट इज वाटर्ड डाउन फॉर सिंप्लिसिटीज सेक, एज मेंशन्ड अर्लियर, देन द इंटेंस वाइटलिटी ऑफ द सोल कैन नेवर बी अंडरस्टूड. तो हमने देखो, हम अगर इस बात को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, और जैसे अभी विजय जी ने और मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया उसको, कि वो बीज है, अगर आम का बीज है तो उसमें से आम का वृक्ष निकलेगा, मतलब वो बीज है जिसमें पूरा वृक्ष समाया हुआ है और वो वृक्ष उसमें से निकलेगा. तो ये अगर इसको इस तरह से अगर हम समझेंगे, तो हमने क्या किया, वही बीज जिसमें से मैं एक राजा बन सकती हूँ, एक रंक बन सकती हूँ, वही बीज जिसमें से एक पुरुष बन सकती हूँ, वही बीज जिसमें से मैं एक स्त्री बन सकती हूँ, एक पेड़ का एक पत्ता बन सकती हूँ, या शायद ये टेबल, ये चेयर मैं बन सकती हूँ. ये मेरी अद्भुतताएं जो है, उसको मैंने सीमित कर डाली. आलं लक्षात विजया? अजून क्लिअर झालं? त्याला आपण एकामध्ये त्याला सिम्प्लिफाय करून टाकलं. तर हे तर अन्याय झाला. म्हणजे तो इतका अद्भुत असताना त्याला आपण फारच एकच ओळख फक्त त्याची बनवून टाकली. राईट. सो watered down for simplicity's sake, your soul therefore possesses the wisdom, information, and knowledge that is part of the experience of all these other personalities, and you have within yourself access to this information, but only if you realize the true nature of your reality. अगर मैं ये अपने आप को आई एम एवरी वुमन, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं वो भी, अगर आप अपने आप को एक स्त्री और एक अस्तित्व, और अभी जो मैं हूं उसका एक स्वरूप, उतना सीमित न रखते हुए, अगर आप खुद की तरफ, इस जन्म में मैं जो हूं, गए जन्म में मैं जो थी, उसके पहले के जन्म में मैं जो थी, सारे मेरे अलग अलग व्यक्तिमत्व, अलग अलग अस्तित्व, जो भी अनेक अस्तित्व जो मेरे हो चुके हैं, अगर मैं उन उन सारे अस्तित्वों का ज्ञान अब भी इस क्षण मेरे अंदर है, हे मान्य करता येईल का? जेवढे अस्तित्व आजपर्यंत, जेवढे आयुष्य तुम्ही जगलेलं आहात, जेवढे जन्म, जेवढे योनीतनं तुम्ही पुढे पुढे येत राहिलात, त्या सगळ्या योनींमधलं, त्या सगळ्या जन्मांचं ज्ञान आत्ता तुमच्या आतमध्ये ह्या क्षणी पण आहे. का? कारण ते जे वेगवेगळे जन्म घेतलेला तो जो आहे, तो आत्ता आपल्या आतमध्ये आहे.
तर ह्या जन्मी मी जे शिक्षण घेतलं, इस जन्म में मैंने जो भी एजुकेशन लिया है, मैंने जो भी कुछ सीखा है, मेरी स्मृति में मुझे जितना याद आता है उतना ही ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरे अनेक जन्मों का ज्ञान मेरे पास है। अब सोचो खुद के बारे में। अब तुम विस्तारित हुए कि नहीं हुए? अब तुम एक्सपैंड हुए कि नहीं हुए? और ये सारा ज्ञान अगर मेरे अंदर, इस शरीर में अगर अब भी मेरे अंदर है, तो इस ज्ञान को मैं कभी भी बाहर निकाल सकती हूँ। ये ज्ञान मैं कभी भी प्राप्त कर सकती हूँ, हासिल कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी है मेरे अंदर। अब बताओ, अनेक जन्म लेते लेते इस मोड़ तक हम लोग पहुंचे हैं, तो हमारे अंदर कितना ज्ञान है? उस ज्ञान को हम अब भी बाहर निकाल सकते हैं, अगर खुद को उस नजरिए से देखा तो वी कैन एक्सेस दैट नॉलेज राइट नाउ, राइट? सो your soul therefore possesses the wisdom, information, and knowledge that is part of the experience of all these other personalities, and you have within yourself access to this information, but only if you realize the true nature of your reality. अगर अपना अस्तित्व क्या है इसको अच्छी तरह से अगर आप समझोगे, तो ध्यान में आ जाएगा कि तुम खुद को जो समझ रहे हो उतना ही तुम नहीं हो, तुम बहुत कुछ अधिक हो। हम्म? अभी वो आगे कहते हैं कि लेट मी एम्फसाइज अगेन दैट दीज पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विद इन एंड आर अ पार्ट ऑफ द सोल एंड ईच ऑफ देम आर फ्री टू क्रिएट एंड डेवलप। ये पॉइंट एक मैं ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो हर एक अलग व्यक्तिमत्व, जब तुम राजा थे, जब तुम दासी थे, जब तुम ये थे, जब तुम वो थे, तुम जो भी कुछ थे ना, वो सारे इंडिपेंडेंटली तुम्हारे अंदर आज भी है, और उन वो आज भी विकसित हो रहे हैं, आज भी डेवलप हो रहे हैं। तो अगर मेरे गए जन्म में मैंने अपने खुद के अनेक जन्म देखे हैं, तो वो अलग अलग जन्म में, मैं एक जन्म में ग्रीक फिलोसोफर थी, एक जन्म में मैं रामायण के काल में मैं लक्ष्मण थी, उसके पहले मैं एक तपस्वी थी, और उसके बाद में मैं एक दुष्ट साधु थी। ओके। और उसके बाद में मैं एक सिंपल सा घर था, उसमें बिन ब्याही बेटी थी, माता पिता मेरे थे। मैं एक लड़की थी जो बहुत ऊंचाई पे रह रही थी, और ऊपर से मैं गिर जाती हूँ और मेरा जल्दी मृत्यु हो जाता है। ये सारे पर्सनालिटीज मेरे, जो जो मैं थी, वो आज भी मेरे अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है। और ये बात मुझे इनकी मान्य है, क्योंकि वरना मैं उनको अलग अलग रूप में मैं देखती ही नहीं। मेरे ट्रांस में, मेरे हिप्नोटाइज स्टेट में मैं उनके अलग अलग रूप को देखती ही नहीं। जब मैं मेरे सबकॉन्शियस में गई, मैंने उनका अलग अलग अस्तित्व उनका पहचाना। तो यहाँ पे शेठ एक नई बात कह रहे हैं हमारे लिए, नहीं, कि वो अलग अलग आज भी तुम्हारे अंदर है, और आज भी वो विकसित हो रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, और आज भी वो नया नया कुछ, वो अस्तित्व कंटिन्यूड है। ये हम कब सोच सकते हैं? यहाँ पे मैं रुकूंगी, अभी इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। ये हम कब सोच सकते हैं? ये हम तब मानेंगे कि आज भी वो डेवलप हो रहे, आज भी वो क्रिएट हो रहे, जब हम काल नाम की चीज जो है इसको हटा देंगे। अगर काल है ही नहीं, तो हर वो जन्म जो मैंने एक के बाद एक के बाद एक देखा, वो एक के बाद एक के बाद एक नहीं है, सारे जन्म एक साथ अब भी चल रहे हैं। क्योंकि एक समय
या काल जिसको हम कहते हैं, उसमें कल आज कल कुछ भी नहीं है, अब बस जो है वो अब भी है, दिस मोमेंट, यह क्षण। तो इसी क्षण में वो सारी कहानियां, इस जीवन की मेरी कहानी जो चल रही है, साथ में वो सारी कहानियां भी चल रही है। ये पढ़ के मुझे तो बहुत मजा आया, यानी मैं वो कहीं तो भी तपस्या मेरी चालू है, रुकी नहीं है। तो कहीं वो जो समाधि योग हो रहा है मेरा, वो हो रहा है यहाँ पे, ज्ञान योग हो रहा है कहीं, और जो भी अलग 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 जो भी हो रहा है, हर पर्सनालिटी क्रिएट कर रही है, हर पर्सनालिटी चेंज हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। राइट। हमारा टाइम अप है फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकेंगे। मैं समझ सकती हूँ अगर ये थोड़ा सा नॉट सो वेरी इंटरेस्टिंग अगर हो गया, हो रहा हो तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर कोई बात नहीं, हम उनका दृष्टिकोण को भी सुनेंगे। हाँ, देर आर मेनी चैप्टर्स विच आर सो सो इंटरेस्टिंग। और ये भी तो एक है ना कि अंडरस्टैंडिंग में हमारे डिस्टॉर्टेड व्यू में क्लैरिटी आए, हमारा पेंटिंग कहाँ कहाँ गड़बड़ है, वो शेड दिखा रहे हैं, उसका करेक्शंस हम कर पाए। राइट। ऑलराइट, रुकते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू टुमारो। चर्चा करनी भी है तो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।